Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on diverse teacher, which is our topic of financial restructuring. So let us see data given in this scenario, which is based on diverse teacher. So we are given Strong Limited, an all-equity finance company. So is in a need to borrow rupees 2,500 crores to finance expansion of its core current operations. कंपनी को फंड्स चाहिए, एक्सपेंशन करनी है अपने 2,500 करोड़ के, तो हम बोरो करना चाहते हैं. हाउएवर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज ससेप्टिबल टू रेज अमाउंट फ्रॉम मार्केट. तो कंपनी जो है डाउट में है कि आपको मार्केट से फंड्स रेज करने चाहिए या नहीं. द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज सजेस्टेड फॉर डाइवेस्टिंग वन ऑफ द टू नॉन प्राइम यूनिट्स टू रिड्यूस द ओवरऑल बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट. तो उसके लिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने सुजेशन दी है कि आपके दो यूनिट्स हैं उनमें से किसी को भी आप सेल कर दीजिए एंड यू विल गेट सम फंड्स. द फ्लोइंग डाटा आफ्टर इंटरनल ड्यू डिलिजेंस हैज बीन प्लेस्ड फॉर कंसीडरेशन ऑफ द बोर्ड. तो आपको डाटा दिया है फॉर दीज टू डिविजन्स. दीज आर यूनिट 1 एंड 2. उनके रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैं आफ्टर टैक्स. डाटा रुपीज इन करोड़ में है. Extraordinary gain, extraordinary losses, expected profit from launch of a new product is given, pricing ratio and corporate tax rate is given. फिर आपके पास डिफरेंट MCQ हैं. नंबर 1 यू हैव टू डिटरमिन द प्राइस एट विच यूनिट 1 कैन बी डाइवेस्टेड. तो यूनिट 1 को देखिए आप डिस्पोज ऑफ करके हैं तो कितना प्राइस आपको रिसीव हो सकता है, तो ये आपको डिटरमिन करना है. सेकंड वी हैव टू डिटरमिन द प्राइस एट विच यूनिट 2 कैन बी डाइवेस्टेड. Number 3 we have to determine the unit which can be divested so as to minimize the borrowings from the market. फिर आपने देखना है दोनों में से किस यूनिट को आपने डाइवेस्ट करने हैं, सो दैट यू हैव टू बोरो मिनिमम अमाउंट फ्रॉम द मार्केट. देन फोर्थ MCQ they are asking determine the amount of borrowing which is required from the market. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखो MCQ नंबर 1 में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ यूनिट नंबर 1 की. सो MCQ नंबर 1. So we have to determine what is the value of unit 1. तो वैल्यू यूनिट 1 इट मीन्स कि इसकी कितनी वैल्यू बनती है मार्केट में. सो क्या है कि व्हेन वी सेल दिस डिवीजन हाउ मच प्राइस वी कैन रियलाइज. इट मीन दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू. सो फ्रॉम डाइवेस्टिचर ऑफ यूनिट नंबर 1. तो डाइवेस्टिचर होता है एक तरीके से टू सेल ऑफ, या आपने अपना यूनिट सेल ऑफ करना है या टू डाइवेस्ट करना है. तो उसके लिए आपको देखो प्रॉफिट्स मेंशन किए हैं. तो पहले आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट FMP. रुपये आपके चल रहे हैं इसमें करोड़ में. तो FMP के लिए सबसे पहले आपको देखो मेंशन किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, पैट इज गिवन ऑफ यूनिट नंबर 1. तो दिस अमाउंट इज 147. अब इसमें कुछ आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हैं, लॉसेज हैं. तो पहले आप इसको बना लीजिए PBT. तो जैसे कि पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट आपको मेंशन किया है 30%. तो जिसे 147 डिवाइडेड बाय 0.7 जिसे 210. तो इसमें से अब आप एडजस्टमेंट कर लीजिए. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन वो आपके माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, और आपने प्लस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस. इसका रीजन है क्योंकि गेन ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, उसको माइनस कर लीजिए. लॉस हमने इसमें से माइनस कर रखा है तो उसको प्लस कर लीजिए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है आपका 16 और लॉस है आपका 20. तो फर्दर फ्यूचर में अब हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उससे प्रॉफिट मिलेगा आपको 56. तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा. दिस विल बी अवर प्रॉफिट फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट सो विच विल बी लॉन्च्ड इन फ्यूचर. सो दिस इज गिवन 56. तो दिस विल बी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा आपका बिफोर टैक्स. तो जिसे 210 माइनस 16 प्लस 76 जिसे 270. तो इसमें से टैक्स माइनस कर लीजिए आप एट द रेट ऑफ 30%. सो इनटू 30% 81. तो बैलेंस इज अवर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो दिस वन इज 189. तो अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इस डिवीजन की. तो उसके लिए आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है और एक आपको दी है प्राइस अर्निंग रेशो. तो प्राइस अर्निंग से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ दिस डिवीजन विच इज 10 टाइम्स.
So 1890 into 10. So value of this division और यूनिक is ₹1890 crores. रुपये आपके चल रहे हैं करोड़ में, तो ये आपको कैलकुलेट कर लीजिए. You can say answer is option number C. So next we have second MCQ. We have to determine the price at which unit 2 can be divested. तो मीन्स अब आपको कैलकुलेट करनी है रिलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम डाइवेस्टिचर ऑफ यूनिट नंबर सेकंड. So let us see for this purpose also what is future maintenance profit. आपको फैक्ट मेंशन किया है ऑफ दिस यूनिट, जिसे जो 168 रुपये आपके करोड़ में है, इसको आप बना लीजिए PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स. जिसे 168 डिवाइडेड बाय 70% विच इज 1 माइनस टैक्स रेट विच इज 30%. तो 168 डिवाइडेड बाय 70% जिसे कमिंग 240. अब इसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गेन है वो माइनस कर लीजिए, माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, और इसमें भी लॉस जो है आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस नए प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में दैट इज आल्सो गिवन, वो आपका ऐड हो जाएगा. तो गेन इज अवर 8, ये माइनस प्रॉफिट लॉस इज 12, प्रॉफिट विल बी 12 आल्सो. तो ये आपको मेंशन किए हैं. सो दिस विल बी अवर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT. तो जिसे 240 माइनस 8 प्लस 24 256, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स. सो जिसे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. तो दिस विल बी पैक. सो माइनस 30% 179.20. एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस यूनिट, जिसे जो पैक इनको प्राइस अर्निंग रेशो. तो इस यूनिट की प्राइस अर्निंग रेशो आपको मेंशन किया है 12.5 टाइम्स. तो दिस विल बी 179.20 इंटू 12.5. तो अमाउंट आ जाएगा आपका रुपीज इन करोड़ से. तो जिसे रुपीज डबल टू 40 करोड़. So next we have third MCQ. So we have to determine the unit which can be divested so as to minimize the borrowings from the market. तो आपको डिटरमिन करने हैं किस यूनिट को हमें डाइवेस्ट करना है. तो नेचुरली है जिसमें आपको ज़्यादा मिलेगी वैल्यू मिल रही है. तो यूनिट 1 की आपको वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1890 करोड़, और यूनिट 2 की वैल्यू है 2240 करोड़. तो इतने सबर आंसर इज वी शुड डाइवेस्ट. वी कैन से दैट वी शुड सेल ऑफ. So unit 2 before, so it will give so cash inflow of rupees 2240 crores, which is higher amount. उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आपको ज़्यादा कैश इनफ्लो मिलेगा फ्रॉम सेल ऑफ डिवीजन तो आपको उतना ही कम अमाउंट मार्केट से बोरो करना पड़ेगा. इसमें इट विल मिनिमाइज अवर बोरोइंग फ्रॉम मार्केट. तो यूनिट 2 आपने सेल ऑफ करना है. You can see which option is correct. So answer is option number A. Next we have fourth MCQ. Now they are asking determine the amount of borrowing which is required from the market. तो आपको कैलकुलेट करना है what is amount of borrowing which is required from market. तो जिसे क्वाइट सिंपल, तो आपको देखना है कि टोटल अमाउंट कितना आपकी रिक्वायरमेंट है, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, उसमें से माइनस कर लीजिए जितना आपको अमाउंट रिसीव हो गया है फ्रॉम सेलिंग डिवीजन और यूनिट नंबर सेकंड, माइनस कर लीजिए आप सेल प्राइस. यूनिट 2 आपने सेल किया था, तो आपको देखो क्वेश्चन में मेंशन किया था वी रिक्वायर टोटल अमाउंट ऑफ 2500 करोड़ से, तो रुपीज 2500, और यूनिट 2 को सेल करके आपको कैश मिल रहा है 2240 करोड़. तो इट मीन्स बैलेंस जो अमाउंट है वो आप मार्केट से बोरो कर लीजिए. तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम मार्केट इज रुपीज 260 करोड़. So now you can see which option is correct. So answer is option number B is correct. In this lecture we have discussed a case scenario based on a divestiture which was the topic of financial restructuring. फर्दर कॉपीज वी विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.